अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मिस अक्सा। आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे सर शहजाद अली से, जिन्होंने रिसेंटली PMS 2021 क्वालिफाई किया है और अब ये सर्व कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू वेलकम जी। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि हम लोग कोई O&A लेवल्स को अगर जितनी देर तक क्रैक नहीं करते या जितनी देर तक हम कोई बहुत प्रिविलेज किस्म की यूनिवर्सिटी से हो के नहीं आते, हम इतनी गजेटेड लेवल की सीट नहीं अवेल कर सकते। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है जो बहुत से कैंडिडेट या एस्पायरेंट्स के अंदर पाई जाती है कि अगर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छी स्कूलिंग हासिल नहीं करेंगे तो हम ये कर ही नहीं सकते। तो ये जो फियर ऑफ अचीवमेंट, नॉन अचीवमेंट है कि हम ये नहीं कर सकते, ये सबसे पहली हर्डल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पहले कर चुके हैं और जो अब भी कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जो गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद जो मेरा इंटरमीडिएट था वो भी एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से था। उसके बाद मैं UAT में गया स्कॉलरशिप पे, एंड देन मूविंग ऑन। मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी इंग्लिश में जो होती है एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट की। तो ये परसीव करना कि एक अच्छी इंग्लिश वाला बच्चा या ऐसा स्टूडेंट जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो वही ये कर सकता है, ये बिल्कुल अहमकाना सोच है या ऐसी सोच है जो आपको आपके ड्रीम तक नहीं जाने देगी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में लेके आना कि हम ये कर नहीं सकते इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, अपने आगे खुद दीवार खड़ी करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें यही सोचना चाहिए कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ओके सर, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हम लोग चूँकि जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हम लोग बहुत अच्छा समझ सकते हैं उर्दू में, लाइक हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर होते हैं इस मामले में। तो इंग्लिश को हम एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज कंसिडर करते हैं और हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें कभी अलाउ ही नहीं कर पाया कि आफ्टर हैविंग 16 इयर्स एजुकेशन हम एक राइट अप अच्छा लिख पाएँ। और इस हवाले से चूँकि आपने अभी ख़ुद कहा कि इंग्लिश का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग मतलब होना चाहिए, ऑब्वियसली हम लोग कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो उस हवाले से फिर आपने किस तरह से इस सेकेंडरी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया? क्योंकि हमारे ये कमीशंस यही डिमांड करते हैं कि आपका मीडियम इंग्लिश है और जस्टिफाई करें अपने तमाम ओपिनियंस को इंग्लिश में, तो उस पर बताएं बच्चे कैसे इम्प्रूव करें। इसमें सबसे पहले ये जो एक कंसेप्ट होता है सारे स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स के अंदर कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश चाहिए जो कि फ़ंकी इंग्लिश होती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश इंग्लिश चाहिए हमें, जबकि ऐसा नहीं है। आपको फंक्शनल इंग्लिश चाहिए होती है जिसमें आपके पास जो बेसिक्स होती हैं इंग्लिश की, जो किसी भी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर होती है या वोकैबुलरी होती है, वो आप सीखें। बेसिक से स्टार्ट करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि हैं वो बेसिक्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो आप बेसिक्स से स्टार्ट करना शुरू करें। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे UPSC की, अगर एस्पायरेंट्स को पता हो तो इंडिया भी एक सेम लेवल का एग्ज़ाम लेता है। वहाँ पे NCERT की बुक्स होती हैं जहाँ पे आप बेसिक्स फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक सारा कोर्स पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। लाजमी है UPSC के एस्पायरेंट के लिए। तो उसका मेन मकसद ये है कि आप बेसिक्स से टच करें। आप एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी। इसी तरह अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो हमें भी, जितने भी एस्पायरेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आप बेसिक्स को तैयार करें। बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे में ना प्रेसी में। सिंपल इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटीज़ आपको आनी चाहिए, यू विल बी गुड टू गो। आपके कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स एडवांस लेवल की इंग्लिश में गुम हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे और बेसिक्स को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा इसके अलावा स्टूडेंट्स के माइंड में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है कि हमें गजेटेड लेवल की सीट तक जाना है, तो ऑब्वियसली आपकी भी कोई इंस्पिरेशन होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप इतना हाई लेवल का गोल जो है उस तक पहुँच पाते हैं। तो आप अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताएँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये कि जो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने की वजह से हमारी ये सोच होती है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में ये लोग सोचते हैं कि मैट्रिक करवा ली जाए या इंटरमीडिएट करवा लिया जाए, या बड़ी मुश्किल से अगर कोई बहुत अच्छा कर ले तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाए तो एक छोटी सी मामूली सी नौकरी कर ले और हिज लाइफ वुड बी सेट।
लेकिन मेरा ये ड्रीम हमेशा से था कि अगर कुछ करना है तो बड़ा करें, ऐसा करें जिससे ना सिर्फ आप ख़ुद को फ़ायदा दे सकें लेकिन किसी के लिए भी फ़ायदा कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन की जाए। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए जो भी प्रोसेस है उससे गुजरा जाए। उसके लिए ये होता है कि अगर आपके पास मोटिवेशन अच्छी हो, आपका फेथ पूरा हो, तगड़ा हो, तो आप कभी भी रास्ते से भटकते नहीं हैं जी। तो मोटिवेशन अच्छी रखने के लिए आपको ये बताना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है तो रास्ते में आने वाली हर्डल्स आपको कभी भी रोक नहीं सकती। गुड। सर स्टूडेंट्स का एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा फ्लंक इन कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 12 सब्जेक्ट्स हैं और आपने उन पर वर्क करना है। अगर एक भी रॉन्ग सब्जेक्ट आपने पिक कर लिया, जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है ऑप्शनल में वो किस हद तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी डीएमसी में, कि आपका ज़ाहिर सी बात है कि पोजीशन को वो अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। तो उसके हवाले से आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिहाज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन ही है, क्योंकि ये तो आपकी एलोकेशन को या तो माइनस कर देगी या प्लस कर देगी। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन आपने किसी से गाइडेंस नहीं ली, तो कोई आपका मेंटोर नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो इट्स हाईली पॉसिबल कि आप उसमें फेल हो जाएँ या आपके उसमें मार्क्स कम आएँ, आप क्वालिफाई तो कर जाएँ लेकिन आपकी एलोकेशन ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे मेंटोर के पास ज़रूर जाएं जो आपको गाइड करे कि ये सब्जेक्ट के ये प्लस हैं, ये नेगेटिव्स हैं, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, आपका बैकग्राउंड ये है, क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आपको लगे कि सारे प्लस और नेगेटिव्स के साथ आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप उसी मेंटोर से ये भी पूछ सकते हैं कि इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर ये सारी काउंसलिंग किसी को मिल जाए तो मेरे ख्याल में उसकी एलोकेशन में बहुत बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल जी। आई पर्सनली थिंक कि स्टूडेंट्स अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसी में ही देखें जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। जितनी देर तक वो किसी सब्जेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखते, उस सब्जेक्ट की सिलेक्शन और या फिर उसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपके पेपर्स जो चल रहे होते हैं, उनको नहीं देखते, आप बिल्कुल ब्लाइंडली सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। उसके लिए तो काउंसलिंग की ज़रूरत है ना, कि आपकी फील्ड ही नहीं और आपने सब्जेक्ट उठा लिया। जी बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक एस्पायरेंट मुझे एग्ज़ाम्स के दौरान मिला, उसने पंजाबी ऑप्ट कर ली कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और उससे ज़िंदगी भर कभी पंजाबी ना बोली थी ना लिखी थी। वो सारा पंजाबी का पेपर उर्दू में लिखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको उसका कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी अडेप्टेबिलिटी देखें कि आप किस सब्जेक्ट के साथ बेहतर अडेप्ट हो सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, और देन उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको भी डिस्कस करें, उसको भी एनालाइज करें। जैसे कि आपने कहा कि आप पास पेपर्स देखें, आप मेंटोर से बात करें, आप देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप डिसाइड करें कि आपको किस सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। सर आज का स्टूडेंट टाइम टेबल पर फोकस नहीं करता, सोशलाइज्ड है, मतलब अपना सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को इन रॉन्ग सेंस लाइक कि वो फिजूल बैठा रहेगा लेकिन टाइम टेबल नहीं मैनेज करता। मैं मतलब वो बात कर रही हूँ जो बहुत जनरल है। तो आप क्या कहते हैं कि इस गजेटेड सीट को अवेल करने के लिए आपको टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीट, के इतने गजेटेड लेवल तक जाना है तो फिर टाइम टेबल तो होना चाहिए ना उस हिसाब से? देखिए, जैसा आपका ख्वाब होगा वैसी आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपका ख्वाब बहुत बड़ा है लेकिन आप उसके लिए सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते जी। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या कोई भी और चीज़ हो, फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस हों, रिलेशंस की सेक्रीफाइसेस हों, कोई भी सेक्रीफाइस हो, आपका कोई भी ड्रीम हो वो सेक्रीफाइसेस मांगता है। तो टाइम टेबल डेफिनेटली ज़रूरी है। तो अब जो भी आपके लिए हर्डल है या डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करें और अपने काम पे फोकस करें, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सर आप अपना टाइम टेबल शेयर करें, आपने कैसे मैनेज किया इन सब्जेक्ट्स को? एक दिन में एवरेज कितना पढ़ते थे आपके, क्या था आपका टाइम टेबल? ये मुझे लगता है कि ये सब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि कौन इंसान कितनी देर में क्या चीज़ कर सकता है जी। मैं अगर चाहूँ फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक 2 घंटे में कर सकता हूँ, मे भी कोई दूसरा इंसान वो 15 मिनट में कर ले या आधे घंटे में कर ले। तो ये आपके ऊपर है कि आप इतना काम एक दिन में करना चाहते हैं तो आप उसको ख़त्म करें, चाहे 10 घंटे लगे या 2 घंटे लगे, ये आपके ऊपर है। आप काम डिवाइड कर लें अपना, उसके बाद अपना टाइम देख लें उस काम को कितनी देर में कर सकते हैं। अगर वो 12 घंटे में होने वाला है तो करें, अगर नहीं हो सकता, अगर 6 में कर सकते हैं तो भी करें।
तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइम टेबल के साथ ही रिलेटेबल है, स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक छाप अभी तक चढ़ चुकी है कि 3-4 माह में हम CSP ऑफिसर्स बन जाएंगे जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि कितना उन्हें फोकस्ड हो के चलना चाहिए और उनका फोकस पॉइंट जो है मतलब टारगेटेड एक टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में ही आप ये अचीव कर सकते हैं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम एक एकेडमी में जाएंगे, 4 महीने लगाएंगे और वो हमें CSP बना के बाहर निकाल के प्रोडक्ट निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता। एकेडमीज़ आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में चलना है, काम आपने खुद करना है। तो ये जो 3 से 4 महीने वाला जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि 4 महीने पढ़ा और हम ऑफिसर्स बन गए, वो बहुत बहुत मिनिमम लोग होते, चंद लोग होते, 2 से 3 या 4 लोग होंगे। ऐसा नहीं होता जी। मुझे एटलीस्ट 4 से 5 साल लगे। मैं 2018 से तैयारी स्टार्ट की। मैं 2 अटैम्प्ट्स में फेल हुआ, फिर 2-3 में पास हुआ, अभी मेरी एलोकेशन हुई है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हैप्टिक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर्स हैं, फियर का डर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जी। तो एक लंबा सफ़र है। उस लंबे सफ़र को तय करने के लिए डिटरमेंट होना चाहिए आपको। और ये अगर आप वाकई ही करना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि जब तक नहीं होगा मैं ये करूँगा, चाहे वो 3 महीने हो, 4 महीने हो या 3 साल हो जी। ये आपके ऊपर है। ओके सर, आप ही की बात में से एक क्वेश्चन, हमारे ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दी और फ्लंकिंग कर गए ड्यू टू सम रीज़न, कोई एक पिंचिंग उन्होंने सब्जेक्ट उठा लिया और उनके जो पीयर हैं सारे, उनके जो मतलब हैं अहबाब हैं या दोस्त हैं, उन्होंने उसे डीमोटिवेट कर दिया। यू नो अ सॉर्ट ऑफ फियर प्रेशर आपके माइंड में है कि मैं नहीं कर सकता। तो आप क्या इस पर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि आपकी पहली 2 अटैम्प्ट्स में आप फ्लंक इन कर गए थे, तो फिर आपने ख़ुद को कैसे मोटिवेट किया? इसमें बेहतरीन तो मैं ये कहता हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए खुद को। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी अपनी रीजंस होती हैं कुछ भी बनने की, कुछ भी करने की। मैं पहली 2 अटैम्प्ट्स में फ़ेल हुआ, पहली अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, और उसके बाद जब दूसरी में फ़ेल हुआ तो बहुत बुरी तरह फ़ेल हुआ। इवन तो मैं अपनी DMC शेयर करूँ तो बहुत से लोग कह देंगे कि ये बंदा कैसे पास कर सकता है। मुझे कहा भी गया, बहुत से लोगों ने कहा कि 600 550 तक मार्क्स हों DMC में तो ठीक है, बंदा कर सकता है कोशिश जी। तो इतने कम मार्क्स आए तो बंदे को लगता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझ में तो वो पोटेंशियल ही नहीं है। खुद भी डाउट होना शुरू हो जाता है और लोग भी कहना शुरू कर देते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी वीकनेसेस को देखें कि कहाँ पे मैंने गलती की। अपने आप को कोसने की बजाय देखें कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है, उसको हाईलाइट करें, उस पर काम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, और इंशाल्लाह अगर आपने सही काम किया तो आई बिलीव कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा सर, पंजाब का डोमिसाइल होने के नाते हर स्टूडेंट के माइंड में खुद ही एक हाइप सी लोगों ने क्रिएट की हुई है कि पंजाब डोमिसाइल का कंपटीशन बड़ा टफ है। तो आपकी जब ऑब्वियसली रिटर्न क्लियर हुआ तो आपको लगा कि एक सीट पर कोई कितने रेशो के हिसाब से एक कैंडिडेट नहीं होता, कोई 5 या 7 कैंडिडेट्स एक सीट पे होते हैं जी। तो उस हवाले से एक प्रेशर आपके सर पे मंडला रहा होता है कि पंजाब डोमिसाइल और पता नहीं ये मेरे से ज़्यादा कितना होगा। तो पंजाब डोमिसाइल को इतना क्यों उन्होंने हाइप बनाया हुआ है? तो उसमें तो आपके बेसिकली अपनी गट्स होते हैं या अपनी ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं। समटाइम लोग सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में फ्लंक इन कर जाते हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पंजाब की डोमिसाइल का क्या रोल है और आपकी सेल्फ ग्रूमिंग जो इंटरव्यू तक आपको लेके जाती है उसका क्या रोल है? इसमें देखें, आप डोमिसाइल तो चेंज नहीं कर सकते। अब रूल तो यही है कि आप डोमिसाइल चेंज, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाब से ही कम्पीट करना पड़ेगा। पंजाब की आबादी आप देखें 13 से 14 करोड़ है, वहाँ पे उतने ही लोग कंपटीशन में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब लाहौर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे लोग हैं बनिस्बत मुल्तान और DG खान के, डेरा गाजी खान के जी। तो ये कह देना DG खान वाला बंदा ये कहे कि मैं लाहौर वाले बंदों से कम्पीट नहीं कर सकता, तो ये उसका अपना एक्सक्यूज़ है जी। अगर आपको कम्पीट करना है तो यही मैदान है, इसी में आपको दौड़ना है, ठीक है। आपने अपना घोड़ा दौड़ाना है, उसके लिए आपने सब कुछ करना है जो भी करना पड़े। तो अगर देखें गिरते हैं शायद सवार मैदान में, बिल्कुल, तो अगर आप मैदान में आ ही नहीं सकते तो फिर ये कहना, डर रखना कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैदान में आ गए तो फिर आप गिरें या जीतें, लड़ेंगे ज़रूर। तो आप लड़ना सीखें। अगर आप लड़ना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। कि कोई पहले जीत जाएगा, कोई बाद में जीत जाएगा, लेकिन हौसला होना चाहिए जी। सर, रोल ऑफ एकेडमीज़ पर काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि एकेडमीज़ सिर्फ जो हैं वो मतलब नहीं कुछ ऐसा करती, सेल्फ स्टडी होती है। बट आई बिलीव कि
उतनी देर तक, वो एक हमारा एक शेर है बहुत फेमस कि जितनी देर तक जाग नहीं लगती आप दही नहीं जमा सकते। ऐसे ही है ना, वो एक छोटा सा कतरा दही का आप डालते हैं तो फिर ही दही बनता है दूध में, तो वैसे उसको आप जो है वो उबालते रहें तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी दही नहीं बनेगा, ठीक है, बिना जाग। तो मुझे लगता है कि एकेडमीज़ का रोल वो जाग है जो बेसिकली आपको दही बना देता है, ठीक है। तो रोल ऑफ एकेडमीज़ में मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एकेडमीज़ आपको पॉलिश करने में कितना रोल प्ले करते हैं? देखिए, ये मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा कि एकेडमीज़ में या तो जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दो एक्सट्रीम्स हैं। बिल्कुल, मैं दोनों एक्सट्रीम्स पे यकीन नहीं रखता। अगर आप एकेडमीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं या किन चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हैं एकेडमी से, वो आपको मिल जाएंगी जी। अगर आप वो लेने गए। अगर आपको यही नहीं पता कि आप एकेडमी क्यों जा रहे हैं तो आपको एकेडमी से कुछ नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए आप एकेडमी क्यों जा रहे हैं, तो ज़रूर बेनिफिट होता है एकेडमी जाने का। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मैंने एकेडमी क्यों जाना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा एकेडमी से जी। सो क्लियर माइंडसेट के साथ, अपनी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ आप एकेडमी जाएँ और आप वही चीज़ वहाँ से हासिल करें, आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी एकेडमी हो, आप एकेडमी से जाएँ तो ज़रूर शाइन होती हैं। जहाँ पे देखिए कोई टॉपिक या कोई काम करने का आपको 6 महीने लगे तो मे बी एकेडमीज़ में आपको 2 महीने में 3 महीने में हो जाए, बिल्कुल। लेकिन एट द एंड आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। एकेडमी सिर्फ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्शन देती है जी। और वो डायरेक्शन एकेडमीज़ में एक एनवायरनमेंट होता है, आप मोटिवेट होते हैं, आपको पता होता है कि एक टास्क मिला है, मुझे करना है जी। आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपके साथ उस सफ़र पे होते हैं, तो आपको और मोटिवेशन मिलती है। ग्रुप स्टडीज़ हैं, मेंटोर्स के साथ इंटरेक्शंस हैं। फिर अच्छा, फिर एकेडमी से पहले वाला जो स्टूडेंट है वो ये समझ रहा होता है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद उसकी स्टेटमेंट बदल जाती है। उसे लगता है कि ओहो ये तो डिफ़िकल्ट नहीं, ये तो टोटली डिफरेंट है उन डिग्री से जो आज तक उन्होंने हासिल की, जिसमें हमारे पाकिस्तान में थोड़ा क्रैमिंग सिस्टम है, आप इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो एक डिफ़िकल्ट वाली हाइप से निकल के आप डिफरेंट में जाते हैं, तो उस पर आप क्या बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि डिफ़िकल्ट चीज़ों को कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो जितनी भी जर्नी है, मैं इसको ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी इसलिए कहता हूँ कि एक सफ़र है जिसे आपने तय करना है। ये डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, अचीवेबल है, बिल्कुल। डिफरेंट ज़रूर है, जैसा कि आपने कहा, तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी क्रैम किया होता है और यहाँ पे हमें आपके एनालिसिस सीखना पड़ता है जी। हमें चीज़ों को क्रिटिकली देखना पड़ता है, एनालिटिकली देखना पड़ता है। वो काम हमने कभी भी नहीं किया होता जी। स्पेसिफिकली हमारे बैकग्राउंड के लोगों ने, कैम्ब्रिज वालों को तो फिर कुछ ना कुछ सिखाया जाता है जी। हमारे बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता। इवन तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आके सुना था कि प्रेसी भी कोई चीज़ होती है तो मुझे तो ये भी नहीं पता था सारी ज़िंदगी। तो कोई भी ऐसा काम जो आप नए सिरे से कर रहे हैं, देखिए आपने करना सिस्टमेटिकली, अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो वो हो जाएगा जी। अगर आप उसकी बेसिक्स को अगर नहीं देखेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। सो सिस्टमेटिकली लेकर चलें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कंपैटिटिव एग्जाम्स में ही आपको कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड सिखाया जाता है कि लंबी बात को छोटा कर दें, छोटी बात को आप जो है वो एक्सपैंड करके बता दें, ठीक है, यही बात आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को आप ये सजेस्ट करें कि कितना आपने टाइम स्पेंड करना है इस ट्रेनिंग में, क्योंकि सीएसपी ऑफिसर्स तो आपने बाद में बनना है ना, सीएसपी ऑफिसर से पहले वाली जर्नी ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें आपको पता है कि इन्होंने पीपीएससी वालों ने, एफपीएससी वालों ने प्रॉपरली आपको एक चैनल दिया हुआ है कि आप पहले रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे, फिर ये वाली बुक्स पढ़ेंगे, ये वाले हम लोग आप लोग, उन्होंने हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है कि हम इन बिहाफ पे आपको एनालाइज करते हैं, आपकी जजमेंटल इन चीज़ों पर होती है। तो आप बच्चों को इस हवाले से कुछ रिकमेंड करें कि 3-4 माह वाली स्टोरी से निकलें और अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करें, तो उनको कुछ सजेस्ट करें कि ये टाइम टेकिंग टास्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट्स की हम बात करें, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर सीएसएस की बात करें या पीएमएस की बात करें, सीएसएस के ऑप्शनल में, पीएमएस के ऑप्शनल में 140 एवरेज मार्क्स अगर आपके नहीं होते तो आपकी एलोकेशन नहीं होती। सेम गोज़ फॉर सीएसएस, अगर आपके 60+ ऑप्शंस में नहीं आते तो आपकी एलोकेशन नहीं होती, आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, स्पेशली पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सजेस्टेड बुक्स पढ़ें। एक बुक जो हमें बाज़ार से मिल जाती है उसको लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमने तैयारी कर ली। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिमिनोलॉजी है, हम कहते हैं जी हमने बाज़ार से एक बुक खरीदी, उसे पढ़ा 10 दिन में और हमने एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, और फिर हम उसमें या फेल हो जाते हैं या हमारे 45 मार्क्स आते हैं, फिर हम कहते हैं ये क्या होगा।
एटलीस्ट जितनी भी सजेस्टेड बुक्स हैं वो सारी नहीं तो आधी तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, वो आपने सारी नहीं पढ़नी होती। जो टॉपिक सजेस्ट किए होते हैं FPSC ने, वो कुछ टॉपिक्स करने होते हैं, कुछ चैप्टर्स करने होते हैं। अगर टेक्निकली या सिस्टमेटिकली उसको देखा जाए तो वो आराम से हो जाता है, उतना ही टाइम लगता है, लेकिन वो क्वालिटी बेहतर हो जाती है और आपकी राइटिंग में निखार आ जाता है। इवन दो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि इवन MCQs जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी सजेस्टेड बुक से FPSC बनाता है। अच्छा। और हम जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने इस दफ़ा उसको डिटेल स्टडी किया तो मुझे वो सारी चीज़ें सजेस्टेड बुक्स में मिली, और देन मुझे पेपर में जब वो चीज़ें मिली मैंने दोस्तों को भी बताया कि ये सारी चीज़ें तो बुक से आती हैं और हमने कभी पढ़ी नहीं है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सजेस्टेड बुक से तैयारी करें, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। तो आपके आर्ग्यूमेंट सारे इसी साइड पर ही हैं कि जितनी देर तक स्टूडेंट्स प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जो उन्होंने एक प्रॉपर चैनल आपको दिखाया है, उतनी देर तक ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, तमाम ऑप्शनल को भी और कंपल्सरी को भी। सर आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी? पहले मैंने रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की थी, किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था। तो 2019 के अटैम्प्ट में और 2020 के अटैम्प्ट में, पहले 2019 के अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, फिर 2020 के अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, फिर मेरा PMS क्वालिफाई तो हुआ, लेकिन मार्क्स इतने नहीं आए कि मैं एलोकेशन हासिल कर सकता। मैंने डिसाइडेड कि मुझे रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने क्वेश्चन आंसर को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने NCI ज्वाइन की, किसी एकेडमी को ज्वाइन करने का सोचा। तो NCI ज्वाइन की, उसमें मैडम आयशा इसरार का स्पेसिफिकली मैं नाम ज़रूर लूँगा, OMG में एलोकेशन हुई है उनकी अभी पिछले CSS में। तो उन्होंने मेरी जो क्वेश्चन आंसरिंग की जितनी भी टेक्निक्स थी उनको रिफर्बिश किया, उनको बेहतर किया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एग्ज़ाम से पहले कि इंशाल्लाह इस दफ़ा बेहतर होंगी चीज़ें, और आई एम सो हैप्पी कि वो सब कुछ हो गया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम आयशा स्पेशली एंड NCI। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा सफ़र आगे बढ़ा और मैं अपने उस मंजिल तक पहुंच सका जो मैंने ख्वाब सोचा हुआ था उसको हासिल करना। इट्स वेरी ग्रेटफुल। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब मुझे सब कुछ आता है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, वो खुद ही मतलब एक फियर प्रेशर हर स्टूडेंट फील करता है। मतलब उसे ये लगता है कि मैं CSP ऑफिसर हूँ, मेरी गलती निकली तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ही नहीं कराते और यकीन करें कि वो पहली दफ़ा पेपर में ही जाके लिखते हैं। ऐसा ज़्यादातर होता है कि मैंने ये नोट किया है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। जी। ओवर कॉन्फिडेंट को ये लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है जी। और अंडर कॉन्फिडेंट को लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता। जी। ख़ास तौर पे ऐसे में मैंने ये देखा है 90% लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी 3 घंटे में ऐसे लिख के नहीं देखा होता। अब उस एग्ज़ाम वाले प्रेशर में बैठे ही नहीं होते पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज़िंदगी में हमने कभी भी नहीं किया कि एक ही क्वेश्चन हो 100 नंबर का हो और हमने वो अटैम्प्ट किया हो। लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, CSS में ऐसा होता है। आपको ऐसे 100 नंबर का 3 घंटों में एक ही क्वेश्चन करना है जी। और उसको हमने ज़िंदगी में पहले कभी करके नहीं देखा। कैसे पॉसिबल है कि आप वहाँ पे कर लेंगे? नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सेशन के हवाले से बच्चों को बताएं कि टेस्ट सेशन बहुत कंपल्सरी है जी। इसके लिए ये कि मेरी पहली मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। पहली 2 दफ़ा मैं फ़ेल हुआ जी, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए। अच्छा, उसमें फेल हुए, जिसमें टेस्ट नहीं दिए उसमें आप फेल हुए। दोनों दफ़ा मैं फेल हुआ। तो फिर मुझे ये लगा कि इसमें मेन मसला ये है कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। ओके। थर्ड में मैं क्वालिफाई हुआ लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए जी, तब भी मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 2 से 3 महीने या 4 महीने। फिर मैंने बहुत टेस्ट दिए और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर राइट नाउ। ओके, थैंक यू सर। हमने आपका इतना कीमती टाइम जो है वो यहाँ पे आप हमारे पास तशरीफ़ लाए स्टूडेंट्स के लिए। आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दी और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें जो कि आपने अपनी अभी तक की लाइफ एक्सपीरियंस में गेन की हो, तो आप स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसी मोटिवेशनल अपनी तरफ से एडवाइस दें ताकि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को जो है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। एडवाइस मैं यही करूँगा कि अपना एक ड्रीम जो आपने सोचा है या देखा है उसको अच्छे से परखें कि आप वाकई उस ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर जो भी हर्डल्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनको भूल जाएं। मुश्किलात आएंगी, जितना बड़ा ख्वाब होगा उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अगर आप उस ख्वाब को मटीरियलाइज़ करना चाहते हैं तो फिर उसे मटीरियलाइज़ करने के लिए हर वो काम करें जो ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सेल्फ़ बिलीफ रखें, ईमान रखें, फ़ेथ रखें कि ये चीज़ हो जाएगी। हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान एक्सपेक्ट करता है खुदा से वही होता है। तो इसका ताल्लुक सेल्फ़ बिलीफ से। जितना स्ट्रॉन्ग सेल्फ़ बिलीफ होगा कि आई कैन डू दिस और आई विल डू दिस, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी।
So best of luck for to all of you. Inshallah you will be successful. Thank you so much. Jazakallah. Thank you.